आपको अपने एनसीईआरटी लर्न में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली सुल्तान्स। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि बहुत सारे रीजन्स जैसे कि कावेरी डेल्टा ये सेंटर बन गया था बहुत सारे लार्ज किंगडम्स का। लेकिन इन सब के बीच आपने एक बात नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने कहीं भी दिल्ली को एज अ मेंशन कैपिटल नहीं किया है किसी भी किंगडम का। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है वो इंपॉर्टेंट सिटी बना था 12th सेंचुरी में जाके। तो आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम दिल्ली के बारे में जानेंगे, फिर हम बहुत सारे रूलर्स जो दिल्ली पर राज किए थे उनके बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये जो दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें पता चला है इसके सोर्सेज क्या हैं, फिर हम दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंसन देखेंगे, फिर हम दो इंपॉर्टेंट रूलर जैसे कि खलजी और तुगलक के बारे में देखेंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके कैसे थे और क्या डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, और फिर लास्ट में हम फाइनली देखेंगे कि सल्तनत कैसा था, मतलब एक तरह से 15th और 16th सेंचुरी में। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली के बारे में। अगर हम बात करें कि दिल्ली जो है पहली बार कब कैपिटल बना था, तो वो कैपिटल बना था तोमार राजपूत के अंदर में, जो कि फाइनली 12th सेंचुरी के बीच में हार गया था। किसके द्वारा? चौहान्स के द्वारा, जो कि अजमेर का था। ये तोमाराज और चौहान्स ही थे जिनके मतलब के योगदान के कारण ही दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना था। बहुत सारे रिच मर्चेंट जो हैं वो सिटी में रहे थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो है कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ पर। और यहाँ पर जो कॉइन मिंट होते थे, बनाए जाते थे, उसे बोला जाता था दिल्ली वाल। और इसका जो सर्कुलेशन था वो बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ था। अगर हम बात करें कि दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन एक कैपिटल के रूप में, जो कि ऐसा एरिया हो जो कंट्रोल करे बहुत ही वास्ट एरिया जो है सब कॉन्टिनेंट का, ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, जो कि 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे सिटीज़ बनाई थी और जिस एरिया में बनाई थी आज उसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। आप इस मैप में उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ का नाम देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली कोहना, सिर्री, जहाँपना और भी काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ की और हम देखेंगे कि उस डायनेस्टीज़ में कौन कौन से मेन रूलर्स थे और वो कब तक मतलब एक तरह से राज किए थे। तो जो सबसे पहला डायनेस्टी है उसका नाम है राजपूत डायनेस्टी। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रूल किया था एक तरह से तोमारास, इसने रूल किया था अर्ली 12th सेंचुरी से लेके 1165 तक। इसी तोमारास का एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था अनंग पाला, जो कि रूल किया था 1130 से लेके 1145 तक। इसके बाद रूल किया था चौहान्स ने, जो कि रूल किया था 1165 से लेके 1192 तक। और इसी चौहान्स में एक इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और इसने रूल किया था 1175 से लेके 1192 तक। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो थे अर्ली तुर्किश रूलर्स, जिन्होंने रूल किया था 1206 से लेके 1290 तक। पहला तुर्किश रूलर था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने रूल किया था 1206 से लेकर 1210 तक। इसके बाद था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने रूल किया था 1210 से लेकर 1236 तक। उसके बाद रूल किया था रजिया ने, जिसने रूल किया था 1236 से लेकर 1240 तक। और लास्टली जो मतलब कि अगर हम बात करें तुर्किश रूलर जिसने रूल किया था उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन, जो कि रूल किया था 1266 से लेकर 1287 तक। अगले डायनेस्टी की बात करें जिसने दिल्ली पर मतलब रूल किया था वो था खलजी डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1290 से लेके 1320 तक। और इसमें सबसे पहला जो रूलर था उसका नाम था जलालुद्दीन खलजी, और इसने रूल किया था 1290 से लेके 1296 तक। और दूसरा जो था वो था अलाउद्दीन खलजी, इसने जो है एक तरह से हम बात करें रूल किया था 1296 से लेके 1316 तक। आगे बढ़ते हैं और अगले डायनेस्टी पर आते हैं। तो अगला डायनेस्टी था तुगलक डायनेस्टी, और इसमें मतलब एक तरह से रूल किया था 1320 से लेके 1414 तक। और इसके अंदर में कौन कौन से रूलर थे? तो पहला तो था घियासुद्दीन तुगलक, जिसने रूल किया था 1320 से लेके 1324 तक। दूसरा था मोहम्मद तुगलक, जिसने रूल किया था 1324 से लेके 1351 तक। और तीसरा था फिरोज शाह तुगलक, जिसने रूल किया था 1351 से लेके 1388 तक। इसके बाद अगली डायनेस्टी आई सैयद डायनेस्टी। ये ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा तो रूल नहीं की, इसमें एक ही मतलब कि अगर हम बात करें रूलर थे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर बोल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट, वो थे खिजर खान, और इन्होंने रूल किया था 1414 से लेके 1421 तक। हालांकि अगर डायनेस्टी की बात करें तो इसने रूल किया था 1414 से लेके 1451 तक, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था खिजर खान।
अगर आखिरी डायनेस्टी की बात करें जो मुगल से पहले था, उसका नाम था लोधी डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1451 से लेके 1526 तक मतलब। और इसमें अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, उसका नाम था बहलुल लोधी, जिसने रूल किया था 1451 से लेके 1489 तक। तो ये तो हमने देखे बहुत सारे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, जो कि कौन कौन से मतलब एक तरह से दिल्ली पर राज किए थे। अब हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें पता कैसे चला। हालांकि अगर हम देखें इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, आर्किटेक्चर हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन इस पीरियड में अगर हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से हमें पता चला है वो है हिस्ट्रीज के द्वारा, जो कि लिखा गया था इस काल में। इस हिस्ट्री को तारीख बोलते हैं सिंगुलर में, और त्वारीख बोलते हैं प्लूरल में, जो कि लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। जो कि हमें बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सुल्तान के अंदर में कैसे हुआ था। ये जो ऑथर होते थे त्वारीख के, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते थे। इनमें होते थे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोयट, कूटियर्स, मतलब दरबारी जो होते हैं। तो ये जो होते थे ये पूरा इवेंट्स को रिकाउंट करते थे। इसके अलावा जो है रूलर को भी एडवाइस करते थे गवर्नेंस में। उसके बाद जो है और जस्ट रूल, मतलब कि अच्छा रूल करने में भी काफ़ी मतलब एक तरह से इम्फेसाइज करते थे, मतलब कि जोर देते थे। और यही कारण है कि इन रूलर्स के द्वारा अगर हम बात करें कुछ किया जाता होगा तो ये ऑथर्स उसके बारे में लिखते होंगे और हमें काफ़ी अच्छे से पता चलता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो ऑथर होते थे त्वारीख के, ये जनरली जो है दिल्ली एरिया में ही रहते थे, मतलब सिटीज़ में रहते थे। ये बहुत ही मुश्किल से मतलब विलेज एरिया में जाते थे। और ये जो मतलब कि लिखते थे हिस्ट्रीज सुल्तान के लिए, ये इस होप के साथ लिखते थे कि वो इन्हें मतलब एक तरह से एक तरह से रिवार्ड देंगे। ये जो ऑथर होते थे ये एडवाइस करते थे रूलर को कि हमें ज़रूरत है एक प्रिजर्व करने की, क्या, आइडियल सोशल ऑर्डर, जो कि बेस्ड हो किस बेसिस पर, मतलब बर्थराइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पर। बर्थराइट का मतलब आप जानते ही होंगे, मतलब ऐसी प्रिविलेज जो कि मतलब मतलब जन्म होते ही मिल जाए। जैसे कि नॉबल होते थे वो इनहेरिट करते थे, मतलब कि अपना रूल करने का जो है एक तरह से राइट, क्योंकि वो फैमिली मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लेते थे। और दूसरा इनका जोर था जेंडर डिस्टिंक्शन पर, जिसका मतलब होता था सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस किसके बीच में, मेन और वुमेन के बीच में। बेसिकली ये मतलब एक तरह से बताना चाहते थे और राजा को कि हमें एक मतलब कि डिफरेंस मेंटेन रखना चाहिए। और इनका मानना था, पहले के लोग का भी ये मानना था कि मेन जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं वुमेन से। तो ये आर्ग्यू करने के लिए भी ये चाहते थे कि मतलब एक चीज़ इस सारे टाइप को हम लोग एक तरह से मेंटेन करके रखें। आप जेंडर डिस्टिंक्शन का एग्जांपल इस बात से ले सकते हैं कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया, वो सुल्तान बनी थी। उस समय के इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहज ए सिराज। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये बहुत ही काबिल और क्वालिफाइड थी अपने भाइयों के मुकाबले। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, मतलब एक तरह से जो भी दरबारी या बाकी लोग जो थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे एज ए क्वीन स्वीकारने के लिए इसको, मतलब अगर हम बात करें रजिया को। और जो नोबल होते थे वो भी काफ़ी मतलब एक तरह से खुश नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये काफ़ी रूल जो करती थी काफ़ी इंडिपेंडेंटली रूल करती थी, और ये चीज़ नोबल्स को पसंद नहीं आता था। यही कारण है कि फाइनली जो है रजिया को रिमूव कर दिया गया था थ्रोन से 1240 में। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे ये गैरिसन टाउन से ले के एम्पायर तक बनने की कहानी। अगर हम 13th सेंचुरी के शुरुआत में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल जो है बहुत ही मुश्किल से जो है फोर्टिफाइड टाउन्स जो होते थे उसके बाहर जाता था। ये जो फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे ये ऑक्युपाई किए जाते थे गैरिसन्स के द्वारा। गैरिसन मतलब एक सेना होती है जो रक्षा करने के लिए होती है एम्पायर या फिर कोई भी सुल्तान वगैरह के, और इस गैरिसन में सोल्जर्स होते हैं। ये जो सुल्तान होते थे ये कभी कभी कंट्रोल करते थे हिंटरलैंड सिटी का। हिंटरलैंड वो जगह होता था एक तरह से जो सिटी के मतलब बगल में होता था, और यहाँ से जो है एक तरह से हम बात करें तो सप्लाई होता था गुड और सर्विसेज का। और यही कारण है कि जो सुल्तान होते थे वो डिपेंडेंट होते थे ट्रेड पर, ट्रिब्यूट पर, और जो प्लंडर होती थी सप्लाई के लिए। उस समय की अगर हम बात करें तो कोई भी गैरिसन टाउन, जैसे कि अगर मान लीजिए बंगाल या सिंध में हो, उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ही समय समय पर एक तरह से रिवेल होते रहता था, उसके बाद वार होती रहती थी। इसके अलावा वेदर भी बहुत ही कितनी बार ख़राब हो जाता था, तो ये जो है कम्युनिकेशन को काफ़ी मतलब एक तरह से नुकसान पहुँचा सकता था। सिर्फ यही चैलेंज नहीं था, इसके अलावा भी उन्हें और भी चैलेंज थे, जैसे कि कितनी बार क्या होता था, मंगोल इन्वेजन होता था, मतलब मंगोल वाले अटैक कर देते थे, एक तरह से आक्रमण कर देते थे, जो कि अफगानिस्तान से होते थे। इसके अलावा जो है बहुत सारे गवर्नर जो होते थे सुल्तान के, वो भी रिवेल कर देते थे कितनी बार जब उन्हें सुल्तान का वीकनेस दिखता था। तो
सुल्तान जो है बहुत ही मुश्किल से इन चैलेंजेस को एक तरह से फेस कर पाते थे, और यही कारण है कि बहुत ही कम रूलर के मतलब के प्रेजेंस में जो है इसका विस्तार हुआ। और इसी में अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर की, तो वो थे गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन तीनों ने एक तरह से इसको काफ़ी विस्तार किया। पहले कैंपेन में तो इन्होंने क्या किया कि जो इंटरनल फ्रंटियर थे, जो भी मतलब गैरिसन टाउन के आसपास के हिंटरलैंड थे, उसको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि जो है सल्तनत जो है बहुत ही अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा सके और मेंटेन किया जा सके। इस कैंपेन के दौरान बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, गंगा यमुना मतलब कि वैली के आसपास। इसके अलावा जो है हंटर और गैदरर जो होते थे या पेस्टलिस्ट जो होते थे इसके आसपास, उनको जो है मजबूर कर दिया गया कि वो अपने एरिया को छोड़ के कहीं और चले जाए। उसके बाद जो है इस लैंड को जिसे क्लियर किया गया था, इसे दिया जाता था पीजेंट्स को एग्रीकल्चर के लिए, ताकि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इनकरेज हो। इसके बाद हम बात करें तो बहुत सारे फोर्ट्रेस और टाउन्स जो है इस्टेब्लिश किए गए, ताकि जो है प्रोटेक्ट किया जा सके बहुत सारे ट्रेड रूट्स को, और जो है रीजनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। तो ये तो था पहला सेट ऑफ कैंपेन जो किया गया था इंटरनल फ्रंटियर के अलॉन्ग। अब हम बात करेंगे सेकेंड एक्सपेंशन जो हुआ था एक्सटर्नल फ्रंटियर के अलॉन्ग। इसमें जो है मिलिट्री अभियान स्टार्ट किया गया साउदर्न इंडिया की तरफ, और ये किसके रिंग में हुआ था, तो ये होता अलाउद्दीन खिलजी के मतलब समय में, और ये मोहम्मद तुगलक के समय में जाके चरम बिंदु पर पहुंचा। ये अपने कैंपेन में जो सुल्तान आर्मीज होते थे, ये कैप्चर करते थे एलिफेंट को, हॉर्सेस को और बहुत सारे स्लेव्स को, और उसके अलावा भी जो प्रीसियस मेटल वहाँ मिलता था उसे भी वो ले जाते थे। जैसे ही मोहम्मद तुगलक का शासनकाल ख़त्म हुआ, लगभग 150 साल बाद जो हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था, जो आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की, ये लगभग मार्च कर गई थी जितने भी लार्ज पार्ट अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ हर जगह लगभग। और इन्होंने जो है राइवल आर्मीज़ को बहुत ही बुरी तरह हराया और बहुत सारे सिटीज़ को कैप्चर किया। इसके साथ ही सल्तनत ने टैक्स को कलेक्ट किया पीजेंट्री से, और इसके बदले में जस्टिस दिया उसके क्षेत्र में। तो ये तो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है खलजी और तुगलक के अंदर में देखने से पहले थोड़ा मस्जिद के बारे में जान लेते हैं। तो एक मौसिक को हम मस्जिद बोलते हैं अरेबिक में, जिसका मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर मुस्लिम जो है वो प्रेयर करते हैं। एक लोगों का समूह होता है जो कि मोस्ट रिस्पेक्टेड और लर्नेड मेल को लीडर चुनता है, जिसे इमाम बोलते हैं वो लोग, और ताकि वो रिचुअल कर सके जो प्रेयर वो करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो इमाम होते हैं ये फ्राइडे प्रेयर में अपना उपदेश भी देते हैं, जिसे खुतबा बोलते हैं। प्रेयर के समय ये जो मुस्लिम्स होते हैं ये जो है स्टैंड करते हैं मक्का को फेस करते हुए, और इंडिया में ये वेस्ट की तरफ होता है, और इसे बोलते हैं किबला। अगर दिल्ली सुल्तान की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे जो है मौसिक बनाए थे पूरे सिटीज़ में ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते थे उनके क्लेम को, ताकि क्योंकि वो बताना चाहते थे कि वो प्रोटेक्टर है इस्लाम के और मुस्लिम के। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मौसिक उन्हें मतलब हेल्प करता था ताकि वो क्रिएट कर सके एक सेंस ऑफ कम्युनिटी का, जिसमें बिलीवर्स होंगे, मतलब लोग जो भरोसा करते हों, और उन्हें एक बिलीफ सिस्टम और कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके थ्रू जो है वो शेयर कर सकते थे। अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी था ये कम्युनिटी का सेंस पैदा करना, क्योंकि ये जो मुस्लिम्स होते थे ये बहुत ही अलग अलग तरह के, बहुत ही वैरायटी के बैकग्राउंड से आते थे, इसलिए ये मौसिक बनाते थे बहुत सारे, ताकि एक कम्युनिटी का फीलिंग आए और वो कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरह से फैला सके। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मौसिक की बात करें तो उनमें से एक था कुव्वत अल इस्लाम और मिनारेत, जो कि बनाया गया था लास्ट डिकेड में 12th सेंचुरी के। ये जो था ये सामूहिक मौसिक था फर्स्ट सिटी का, जो कि बनाया गया था दिल्ली सुल्तान के द्वारा, और इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है, बहुत सारे क्रॉनिकल्स के द्वारा। जैसे कि हम बात करें तो दिल्ली एक कुहना में हमें देखने को मिलता है। इस मौसिक को अगर हम बात करें तो फिर और इसको बड़ा किया गया इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और मीनार का बात करें तो ये बिल्ड किया गया, मतलब बनाया गया था 3 सुल्तान के द्वारा। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, और तीसरा था फिरोज शाह तुगलक। और कुछ और मतलब अगर हम बात करें मौसिक का तो उसमें से एक था बेगमपुरी मौसिक, जो कि बनाया गया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, और ये मेन मौसिक था जहाँ पना का, जिसे सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इसके अलावा हम मोत
की मस्जिद देख सकते हैं, जो कि बनाया गया था सिकंदर लोदी के समय में उसके मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा हम एक मौसिक देख सकते हैं जमाली कमली, जो कि 1520 के आसपास मतलब बनाया गया था। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट मौसिक जो काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। अब हम वापस आते हैं और बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और कंसोलिडेशन की बात करते हैं, जो कि खलजी और तुगलक के समय हुआ था। अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, मतलब एकत्रीकरण की बात करें किसी भी किंगडम का, तो अगर जितना बड़ा था मतलब दिल्ली सल्तनत, उसके लिए ज़रूरी था कि उसे जो है रिलायबल गवर्नर मिले और एडमिनिस्ट्रेटर मिले जिस पर वो भरोसा कर सके। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि पहले के जो सुल्तान थे मतलब शुरुआत के, उन्होंने क्या किया, जैसे कि इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, उसने सोचा कि जो जितने भी नोबल मैन हैं या लैंडेड चिफ्टमैन हैं, उन्हें गवर्नर चुनने के बजाय उसने जो है फेवर किया कि वो स्पेशल स्लेव को मतलब कि एक तरह से फेवर करेगा और उसे वो खरीद के लाता था ताकि वो मिलिट्री सर्विस कर सके, जिसे बंदगान बोला जाता था पर्सियन में। उन्हें जो है बहुत अच्छे से केयरफुली अगर हम बात करें तो ट्रेन किया जाता था ताकि वो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस है उसे किंगडम में संभाल सके। और चूंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे मास्टर पर, तो एक तरह से सुल्तान जो है पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सकते थे और इसके साथ रिलाई भी कर सकते थे। खलजी और तुगलक ने कंटिन्यू रखा बंदगान का यूज करना, और इसके साथ ही ये उन लोगों को ऊंचा ऊपर की तरफ उठाता था जो कि हम्बल बर्थ के होते थे, और अक्सर जो होते थे इसके क्लाइंट होते थे। और क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट मतलब वो लोग होते हैं जो कि दूसरे के प्रोटेक्शन में होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं। और ये क्या करता था, मतलब जो सुल्तान थे ये उन लोगों को जो है एक तरह से जनरल और गवर्नर बनाते थे। हालांकि हम देखते हैं कि ये टेक्निक भी उतना कामगार नहीं था, क्योंकि कितनी बार ये क्या करता था, एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आ जाता था। ये जो स्लेव और क्लाइंट होते थे ये काफ़ी वफादार होते थे अपने मास्टर के प्रति, लेकिन उसके जो वारिस होते थे मास्टर के, फिर उसके प्रति वो उतने वफादार नहीं होते थे। और यही कारण है कि जब कोई नया सुल्तान बनता था तो उसके अपने सर्वेंट होते थे, मतलब कि पुराने वाले सुल्तान के नहीं होते थे। और यही कारण है कि नए सुल्तान के आने के कारण जो है कन्फ्लिक्ट होता था पुराने और नए नोबल के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली सुल्तान जो मतलब हम्बल पीपुल को एक तरह से सरपरस्ती करते थे, ये भी जो है बहुत सारे एलाइट्स को शॉक करता था। और जो ऑथर होते थे पर्शियन तारीख के, वो क्रिटिसाइज करते थे दिल्ली सुल्तान को, क्योंकि ये अपॉइंट करते थे लो और बहुत ही छोटे, मतलब कि हम बात करें तो बहुत ही छोटे लोगों को हायर ऑफिस के लिए एक तरह से चयन करते थे। इसके लिए वो मतलब एक बात करें तो दिल्ली सुल्तान का बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें अर्लियर सुल्तान की तरह ही खलजी और तुगलक जो थे वो अपॉइंट करते थे मिलिट्री कमांडर को ही गवर्नर अपने टेरिटरी का, और ये जिसका साइज जो होता था वो वेरी करते रहता था। ये जो लैंड होता था इसे एकता बोलते थे, और इसके होल्डर जो होते थे उन्हें एकतादार बोलते थे या मुक्ति बोलते थे। ये जो मुक्तीज होते थे इनका ड्यूटी होता था कि ये लीड करे मिलिट्री कैंपेन को, और इसके अलावा जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे इक्ताज में। और ये मिलिट्री सर्विस जो देते थे इसके बदले में जो है मुक्तीज क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और उसको एज अ सैलरी लेते थे। इसके साथ ही वो अपने सोल्जर्स को भी इसी रेवेन्यू से पे करते थे। सुल्तान जानते थे कि अगर हमें कंट्रोल करना है अच्छे से मुक्तीज पर, तो उन्हें ये जो है इस ऑफिस को इनहेरिटेबल नहीं करना चाहिए, और यही कारण है कि ये जो ऑफिस होता था इन्हें इनहेरिटेबल नहीं किया गया, और उन्हें जो है असाइन किया जाता था एकता बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, और फिर जो है इसे शिफ्ट कर दिया जाता था किसी और को। ये हार्श कंडीशन अगर हम बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दौरान भी था, इसके अलावा मोहम्मद तुगलक के दौरान भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट को भी अपॉइंट किया जाता था स्टेट के द्वारा, ताकि वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं मुक्तीज उसको जो है एक तरह से चेक किया जा सके। और ये ध्यान रखा जाता था कि मुक्तीज जो कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस को, वो वही इसे टैक्स कलेक्ट करे जो कि स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो इससे वो काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पाते थे कि जो मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए कहा गया है वही मुक्तीज कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, जितना नंबर ऑफ सोल्जर्स उन्हें कहा गया रखने के लिए वो उतना रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो इन अकाउंटेंट की मदद से जो है हम बात करें तो सुल्तान जो है अच्छे से नज़र रख सकते थे। जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान जो है अपने सिटी के आसपास के एरिया को एक तरह से मतलब कि कंट्रोल में लेते थे, वो फोर्स करते थे जितने भी लैंडेड चिफ्टन हैं या समंताज हैं और जितने भी रिच लैंडलॉर्ड हैं कि उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें। अलाउद्दीन के खिलजी के मतलब समय में अगर हम बात करें तो स्टेट ने क्या किया था कि असेसमेंट और कलेक्शन जो था लैंड रेवेन्यू का उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था।
जो राइट था लोकल चिफ्टमैन का कि हम टैक्स लगा सकते हैं, उसे कैंसिल किया गया और उन्हें फोर्स किया गया कि वो भी टैक्स को पे करें। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो लैंड को बहुत ही अच्छे से मेजर करते थे और केयरफुल जो है, अगर हम बात करें तो अच्छे से उसका अकाउंट रखते थे। कुछ जो ओल्ड और चिफ्टन थे या लैंडलॉर्ड थे, वो सर्व करते थे सल्तनत को एज अ रेवेन्यू कलेक्टर और मतलब कि उसका काम करते थे एक तरह से। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो 3 टाइप्स के टैक्सेस थे। पहला टैक्स अगर हम बात करें तो वो कल्टीवेशन पर लगता था, जिसे खर्च बोलते थे, और ये लगभग 50% था, जो भी मतलब पीजेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। दूसरे की बात करें तो वो कैटल पर लगता था, और तीसरे टैक्स की बात करें तो वो हाउस पर लगता था। यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारा लार्ज पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट का, वो अभी भी अगर हम बात करें तो आउटसाइड था, मतलब कंट्रोल का, मतलब कि दिल्ली सुल्तान का उस पर कंट्रोल नहीं था। ये बहुत ही मुश्किल था कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हम बात करें कि बहुत दूर का कोई प्रोविंस जैसे कि बंगाल है, उसे दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। और जैसे ही जो है सुल्तान ने जो है मतलब अगर बात करें साउदर्न इंडिया को अनेक्स किया, एक तरह से जीत लिया, तो हम देखते हैं कि सारा इंटायर रीजन जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गया। हम जानते हैं कि गंगाटिक प्लेन की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया होता था, और सुल्तान के जो फोर्सेज होते थे उन्हें जो है उसको पार पाना बहुत ही मुश्किल था। इन एरिया में लोकल जो चिफ्टन होते थे वो अपना रूल जो है एक तरह से करते थे, और कभी कभी तो हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है एक तरह से फोर्स करते थे इस पर अपना कंट्रोल। और ये लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होता था इनका कंट्रोल, और ये फिर जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मंगोल्स के बारे में। तो मंगोल्स जो थे चेंगिस खान के अंदर में, उन्होंने आक्रमण कर दिया था ट्रांसऑक्सियाना पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में है, 1219 में। और इसके बाद जो है उनका अगला टारगेट था सल्तनत। मंगोल का जो है अटैक अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर इंक्रीज हुआ था अलाउद्दीन खलजी के समय, और शुरुआत के दिनों में मोहम्मद तुगलक के रूल के समय। मंगोल्स के अटैक ने अगर हम बात करें तो दोनों रूलर को एक तरह से मजबूर किया कि वे एक बहुत ही बड़ा स्टैंडिंग आर्मी रखे दिल्ली में, और इससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज आए उनके सामने। चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक तरह से इन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को कैसे डील किया, और इसको हम लोग दोनों के बीच में एक तरह से डिफरेंस से देखेंगे कि इसने क्या किया और उसने क्या किया। अगर अलाउद्दीन खिलजी के समय बात करें तो दिल्ली जो है अटैक किया गया था 2 बार। एक तो 1299 से लेकर 1300 के बीच में, और दूसरा जो है 1302 से लेकर 1303 के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि डिफेंसिव मेजर के तौर पर एक तरह से बहुत ही बड़ा आर्मी एक तरह से मतलब कि रखा। मोहम्मद तुगलक के भी अर्ली ईयर में अगर हम बात करें तो अटैक किया गया। मंगोल आर्मी इस लड़ाई में हार गया था, और इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट था अपने आर्मी के स्ट्रेंथ से और जो भी रिसोर्सेज थे उसके लिए, और इसलिए उसने प्लान किया कि वो ट्रांसऑक्सियाना पर अटैक करेगा, और इसके लिए जो है उसने जो है एक बहुत ही बड़ी आर्मी एक तरह से रखी। वापस आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर, तो उसने क्या किया था कि कंस्ट्रक्ट किया था एक नया गैरिसन टाउन अपने मतलब सोल्जर्स के लिए, जिसका नाम था सिरी। अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें कि इसने क्या किया इसके सेंस में, तो उसने क्या किया था कि न्यू गैरिसन टाउन बनाने के बजाय उसने क्या किया कि जो ओल्डेस्ट थी, मतलब कि जो भी 4 सिटीज़ जो दिल्ली की थी, उसको जो है एक तरह से खाली करवाया, जो भी वहाँ लोग रह रहे थे, और सोल्जर्स को जो है वहाँ पर रखा। और ये जो मतलब एक तरह से लोग थे जो कि इस ओल्ड सिटी में रह रहे थे, इन्हें जो है नए कैपिटल में भेजा गया, जिसका नाम था दौलताबाग, जो कि साउथ में था। अगर हम बात करें कि ये जो सोल्जर्स के खाने के लिए क्या करते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए मतलब क्या करता था, जो भी प्रोड्यूस कलेक्ट होता था उसे एज अ टैक्स जो है लेता था लैंड से, जो कि गंगा और यमुना के बीच में थी। और ये जो टैक्स लेता था ये फिक्स थी, जो कि 50% थी, जो भी मतलब पीजेंट्स जो है एक तरह से उगाएंगे। अगर हम बात करें कि मोहम्मद तुगलक क्या करता था इसके लिए, तो मोहम्मद तुगलक क्या करता था कि जो भी प्रोड्यूस होता था एरिया से उसे वो भी कलेक्ट करता था एज अ टैक्स अपने आर्मी को फीड करने के लिए। लेकिन अगर बात करें कि वो इतने लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स के नीड को पूरा करने के लिए अगर हम बात करें तो एक एडिशनल टैक्स भी लगाता था, और ये जो है एक तरह से हम बात करें तो फैमिन वाले एरिया में कोइंसाइड भी करता था। अब हम बात करते हैं कि ये जो सोल्जर्स को एक तरह से पे करने के लिए दोनों क्या करते थे। अलाउद्दीन ने चूज किया कि वो जो है अपने सोल्जर्स को एकताज नहीं देगा, बल्कि कैश में देगा एक तरह से सैलरीज।
और जो सोल्जर्स हैं वो अपने सप्लाई खरीदेंगे मर्चेंट से जो कि दिल्ली में है। और इसलिए ये इस बात का डर था कि मर्चेंट हो सकते हैं कि अपने प्राइस को जो है एक तरह से बढ़ा दे। इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो है अलाउद्दीन क्या करता था कि जो है मतलब कि जो भी प्राइस होता था उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखता था। मतलब जो भी गुड्स होते थे दिल्ली में, जो भी प्राइस होता था उसको केयरफुली सर्वे किया जाता था ऑफिसर्स के द्वारा, और मर्चेंट्स जो सेल नहीं करते थे, जो भी रेट बोला जाता था उनको पनिश किया जाता था। अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें तो ये भी जो है अपने सोल्जर्स को पे करता था कैश में, सैलरी जो होती थी। और ये जो है अगर हम प्राइस की बात करें तो ये मतलब मैं एक तरह से बात करें तो प्राइस को कंट्रोल नहीं करता था, और ये यूज करता था टोकन करेंसी का। ये ठीक उसी तरह है जैसे अभी हम प्रेजेंट डे में यूज करते हैं पेपर करेंसी का। लेकिन ये जो टोकन करेंसी होता था ये बहुत ही चीप मेटल का बना होता था, गोल्ड और सिल्वर का नहीं बना होता था। लोग जो होते थे 14वीं सेंचुरी में वो ट्रस्ट नहीं करते थे इन कॉइन पर। वे बहुत ही स्मार्ट थे। वे क्या करते थे कि अपने गोल्ड और सिल्वर को एक तरह से सेव करके रखते थे, और जितने भी अपने टैक्सेस को पे करना होता था वो टोकन करेंसी में पे करते थे। और ये जो चीप करेंसी होता था इसका नकली हम बोले बहुत बनाना बहुत ही आसान था। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में इन दोनों ने क्या किया। अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो बहुत ही सक्सेसफुल था, और जितने भी इतिहासकार अगर हम बात करें तो वो बहुत ही तारीफ करते हैं इसके एक तरह से रिगिंग को, क्योंकि इसके शासनकाल में अगर हम देखें तो प्राइसेस बहुत ही चीप होती थी, जो सप्लाई होती थी गुड्स की वो बहुत ही इफिशिएंट थी मार्केट में, और ये काफ़ी सक्सेसफुली अगर हम बात करें तो मंगोल इन्वेजन के थ्रेट को एक तरह से मतलब कम करने में बहुत ही मतलब असरदार था। वहीं अगर हम मोहम्मद तुगलक की एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की बात करें तो वो एक तरह का फेलियर था। उसका जो मतलब कैंपेन था कश्मीर में वो डिजास्टर साबित हुआ, और यही कारण है उसने जो है अपना प्लान जो है एक तरह से छोड़ दिया। जो उसका प्लान था कि हम जो है ट्रांसऑक्सियाना पर एक तरह से मतलब कि हमला करेंगे, वो उसने ये प्लान एक तरह से छोड़ दिया, और उसने जो है अपने लार्ज आर्मी को एक तरह से मतलब एक तरह से कम कर दिया। उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लेके आए। जो जिन लोगों को उसने मतलब दौलताबाग मतलब एक तरह से शिफ्ट किया था वो काफ़ी गुस्सा हो गए। इसके अलावा जो है उसने जो टैक्स बढ़ाया था और साथ में सूखा पड़ गया था गंगा यमुना बेल्ट पर, इससे जो है बहुत से लोग एक तरह से रिवेलियन हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से हम बात करें तो रिवेल करने लगे, और फाइनली जो उसने टोकन करेंसी चलाया था उसे भी एक तरह से बंद करना पड़ा। तो हम इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो साफ देख सकते हैं कि अलाउद्दीन का एक तरह से मेजर्स जो है ज़्यादा सक्सेसफुल लग रहा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि मोहम्मद तुगलक का जो फेलियर है वो ये बात अगर आपको मतलब काफ़ी एक तरह से मतलब भूल जाते होंगे कि पहली बार जो है हिस्ट्री में अगर हम सल्तनत में की बात करें तो कोई दिल्ली सुल्तान ने एक तरह से प्लान किया कि वो मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करेगा। वो अलाउद्दीन की तरह डिफेंसिव मेजर नहीं रखता था। उसने जो है एक तरह से कोशिश की कि वो कैप्चर करेगा मंगोल टेरिटरी को, क्योंकि अलाउद्दीन तो हमेशा डिफेंसिव मेजर रहता था, किसी तरह मंगोल मतलब कि इन्वेजन को हम लोग रोक सके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सल्तनत को 15th और 16th सेंचुरी में। तो हमने ऊपर के टेबल में देख ही लिया था कि तुगलक के बाद जो है सैयद और लोदी डायनेस्टी जो है रूल किए थे दिल्ली और आगरा से। कब तक? लगभग 1526 तक। तब तक अगर हम बात करें तो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और इंटायर साउथ इंडिया में इंडिपेंडेंट रूलर थे, जिन्होंने एक तरह से अगर हम बात करें तो फ्लोरिशिंग और प्रॉस्परस जो है कैपिटल मतलब एक एस्टेब्लिश किया। यही वो पीरियड था जब अफगान और राजपूत की बात करें तो ये भी इमर्ज हुए थे। अगर कुछ स्टेट की बात करें जो कि इस पीरियड में एस्टेब्लिश हुए थे वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन बहुत ही पावरफुल और एक्सट्रीमली हम बात करें तो वेल एडमिनिस्टर्ड थे। मतलब बहुत ही अच्छे से इसका प्रशासन हो रहा था। इन्हीं में से एक का था रूलर शेर शाह सुर, जो कि रूल किया था 1540 से लेकर 1545 तक। इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ मैनेजर, जो कि एक स्मॉल टेरिटरी अपने अंकल के लिए जो बिहार में है एक तरह से उसमें मतलब एक तरह से एज अ मैनेजर इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और बाद में जाके इसने मुगल एम्पायर को चैलेंज किया और हरा भी दिया, जो कि हुमायूं था उस समय मुगल एम्पायर। शेर शाह ने उसके बाद क्या किया कि दिल्ली को कैप्चर किया और जो है अपना डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। हालांकि ये जो सूरी डायनेस्टी था ये रूल किया लगभग 15 साल के लिए, लेकिन इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मतलब एक तरह से लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी का, और इसने जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। और ये जो शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन था यही मॉडल बना आगे जाके ग्रेट एम्पायर अकबर का, जिसने जो है मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए यूज किया।
तो इस चैप्टर में हमें इतना ही जानना था, और जाने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट जानेंगे जो कि हमें एनसीईआरटी के लास्ट में जानने को मिलता है। आज हम जानेंगे कुछ आइडियाज़ को, जैसे 3 ऑर्डर, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स के बारे में। ये जो आइडिया है 3 ऑर्डर का, ये पहली बार फॉर्मुलेट किया गया था फ्रांस में, और ये कब किया गया था? तो अर्ली 11th सेंचुरी में। ये जो है सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड करता था। पहला जो प्रे करते थे, दूसरा जो लड़ते थे, और तीसरा जो लैंड को जोतते थे। ये जो डिवीज़न था 3 ऑर्डर्स में, ये सपोर्ट किया जाता था चर्च के द्वारा, ताकि जो है वो अपना डोमिनेंट रोल जो है सोसाइटी में कंसोलिडेट कर सके। और ये जो ऑर्डर था, इसने हेल्प किया इमर्ज होने में एक नए वॉरियर ग्रुप का, जिसका नाम था नाइट्स। चर्च ने इस ग्रुप को एक तरह से आश्रय दिया, अगर हम बात करें तो, और इसका यूज किया ताकि वो अपने आइडिया को, पीस ऑफ गॉड को एक तरह से प्रोपगेट कर सके, मतलब फैला सके। ये अटेम्प्ट था ताकि वो डायरेक्ट कर सके वॉरियर्स को कि तुम आपस में मत लड़ो, और उन्हें भेजा जाता था कि तुम इसके बदले जाओ और मुस्लिम से लड़ो, जिन्होंने कैप्चर किया है जेरूसलेम को। इससे क्या हुआ कि सीरीज ऑफ कैंपेन हुए, और उसी को हम लोग क्रूसेड बोलते हैं। ये जो कैंपेन हुए थे, ये गॉड की सर्विस के लिए हुए थे, और चर्च ने जो है कंप्लीटली जो है, अगर हम बात करें तो, इनके स्टेटस को, जो नाइट्स का स्टेटस था, उसको चेंज कर दिया था। अगर ओरिजिनली बात करें तो ये जो नाइट होते थे, ये किसी भी क्लास ऑफ नॉवल को बिलोंग नहीं करते थे। लेकिन 11th सेंचुरी के अंत में हम देखते हैं फ्रांस में, और 12th सेंचुरी के, मतलब कि एक तरह से 1 सेंचुरी के बाद अगर हम देखते हैं मतलब कि इस जर्मनी में, तो हम देखते हैं कि हम्बल ओरिजिन जो था इन वॉरियर्स का, वो भुला दिया जाता है। और 12th सेंचुरी में हम और भी देखते हैं कि नॉवेल्स जो हैं वो भी चाहते थे कि वो जाने जाए नाइट्स के रूप में। तो ये तो थे 3 आइडिया जो चर्च यूज करते थे अपने, मतलब की बात करें तो, अपने प्रोपेगेंडा को मतलब फैलाने के लिए। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ समझने में परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी जवाब दे सकूँ। ठीक है, फिर मैं अब चैप्टर 4 के साथ आपसे मिलता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।